गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अपने लेसन की। जो लेसन हमने शुरू करवाया था, नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहां तक हो गया था? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। और इसके अंदर हमने दो पढ़ लिए थे। कौन से? प्लग और हो। ठीक है, या फिर हो आप बोल सकते हो। अब हम आगे करते हैं। जिसका थर्ड है इंप्लीमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इंप्लीमेंट है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर क्या होता है देखते हैं। नाउ अ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। यानी कि आजकल जो प्लगिंग है वो किसके द्वारा की जाती है? ट्रैक्टर के द्वारा। और ट्रैक्टर किसको खींचता है? कल्टीवेटर को। देखो बेटा, ये पीछे कल्टीवेटर इसने जोड़ रखा है ट्रैक्टर के। ठीक है, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। की जो कल्टीवेटर का यूज है उससे क्या होता है? काफी मेहनत बचती है और समय भी बचता है। ठीक है, ये आपके तीन इंप्लीमेंट थे, ये कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोइंग। सोइंग मीन्स बिजाई, हाँ, या फिर आप बुआई बोल सकते हो इसको। सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग है यानी कि बिजाई है, वो काफी महत्वपूर्ण भाग है किसका? क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बुआई करने से पहले, बिजाई करने से पहले अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। यानी कि गुड क्वालिटी से इसका क्या मतलब है? कि ऐसे बीज जो साफ हों, स्वस्थ हों और अच्छी किस्म के हों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। कि जो किसान हैं वो ऐसे बीजों को तवज्जो देते हैं जिनसे फसल काफी अच्छी हो, पैदावार काफी अच्छी हो। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, ये देखो, ये पहले इसने क्वेश्चन पुट किया है। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। कि इसने एक दिन अपनी माँ को क्या करते हुए देखा? कि जो ग्राम सीड्स हैं उनके अंदर पानी डालते हुए देखा। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कि कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के बाद वो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो कुछ उनमें से कुछ सतह पर तैरना शुरू कर देते हैं। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। उसको आश्चर्य हुआ कि जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो पानी के ऊपर तैरने क्यों लगे। देखते हैं बच्चा कि ये क्यों तैरते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी करवा रखी है, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं घर पे इस एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में क्या बताया है? टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। कि एक बीकर लो और उसको आधा पानी से भर लो। पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। इसने बोला है कि आप एक मुट्ठी अनाज के जो बीज हैं उसके अंदर डालो और उनको अच्छे से घोल दो। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक इंतजार करो। तो उसके इंतजार करने के बाद क्या होगा, ये नीचे डिस्क्राइब कर रखा है, वो पढ़ते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कि वहां पे कुछ ऐसे सीड्स होंगे, ऐसे बीज होंगे जो पानी की सतह पर तैर रहे होंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो जो डूब गए हैं, जो बीज नीचे पानी में डूब गए हैं, उनसे हल्के हैं या फिर भारी हैं? वाई वुड दे बी लाइटर? क्योंकि वो लाइटर होंगे, हल्के होंगे ना, तभी तो पानी की सतह पे तैर रहे हैं। ठीक है, तो वो हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। कि जो डैमेज सीड्स होते हैं, खराब जो बीज होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं, और खोखले होते हैं तो वो लाइटर यानी कि हल्के होते हैं, और हल्के होते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं। आगे देखो, ये बोल रखा है देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। आगे पढ़ते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। कि ये एक काफी अच्छा मेथड है, तरीका है क्या करने का? अच्छे और खराब क्वालिटी के बीजों को अलग अलग करने का। आगे पढ़ते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। की बिजाई करने से पहले जो एक महत्वपूर्ण बात है वो क्या जानना है?
कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स, कौन से उपकरण बिजाई के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम किन उपकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं जो क्या करने के लिए यूज में लिए जाते हैं? प्लगिंग। ठीक है, हम प्लगिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल्स जो बिजाई करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब देखते हैं आगे टॉपिक, ट्रेडिशनल टूल यानी कि पारंपरिक उपकरण। The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. funnel होता है बेटा कि एक नल की जैसा आकार का कोई स्ट्रक्चर होती है जो ऊपर से तो चौड़ी होती है और नीचे आते आते वो काफी संकरी हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फनल। देखो ये यहाँ पे जहां पे ये एरो है आ रही है, ये फनल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो हल के पीछे लगा रखी है, अटैच कर रखी है, जोड़ रखी है। The seeds are filled into the funnel, कि जो seeds हैं, बीज हैं, वो किसके अंदर डाले जाते हैं? इस फनल के अंदर। देखो ये किसान डाल रहा है। Pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends, यानी कि वो बीज हैं, वो 2 या 3 पाइप से होते हुए नीचे जमीन में चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पाइप दिखा रखा है, एक ही फनल दिखा रखी है। ये 2 या 3 भी हो सकते हैं और इनका जो नीचे वाला एंड होता है, हिस्सा होता है, वो काफी नोकीला होता है, शार्प होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। These ends pierce into the soil and place seeds there, ये जो नुकीला हिस्सा है ये किसके अंदर धसा रहता है? मिट्टी के अंदर धसा रहता है और सीड्स को वहां पे प्लेस कर देता है, यानी कि रख देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor, की आजकल बिजाई के लिए क्या यूज में लिया जाता है? सीड ड्रिल। ठीक है, किसके लिए? बिजाई के लिए। और ये कौन पुल करता है? इसको भी ट्रैक्टर ही पुल करता है, ठीक, खींचता है। This tool shows the seeds uniformly at proper distances and depths, ये जो टूल है, ये जो उपकरण है, जो बीजों की बिजाई एक उचित डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे से उचित डिस्टेंस और उचित गहराई के अंदर उनको रखता है। ठीक है, ना ही ये नहीं कि दो पौधों के बीच, यानी कि 2 बीज के बीच डिस्टेंस कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, नहीं, ये बराबर रखता है। और डेप्थ भी, यानी कि गहराई भी सभी बीजों की बराबर रखता है। इससे क्या होता है? इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, और इससे जो बीज हैं वो अच्छे से ढके भी जाते हैं, साथ के साथ मिट्टी से ढके भी जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, और मिट्टी से अगर बीज ढक दिए जाएंगे तो क्या होगा कि ये बर्ड्स से जो डैमेज होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम फसल बीजते हैं उन बीजों को कौन चुग लेता है? साथ के साथ पक्षी। लेकिन अगर मिट्टी से वो कवर हो जाए तो पक्षी उनको नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो जो डैमेज होता है, नुकसान होता है पक्षियों के कारण, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, कि अगर बिजाई हम सीड ड्रिल से करते हैं तो इससे काफी समय बचता है और लेबर भी बचती है। कैसे बचता है समय? क्योंकि जब हम हल के पीछे एक फनल से उसका यूज कर रहे थे, तो उसमें तो हम क्या करते? सिर्फ एक पाइप में ही डाल रहे थे ना बीज, लेकिन इसमें तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और आगे भी देखो बहुत सारे फनल हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारी लेबर यानी कि मेहनत और समय दोनों बचते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। इसने बोला है कि एक उचित डिस्टेंस, यानी कि उचित दूरी होनी जरूरी है 2 पौधों के बीच, 2 बीज के बीच, क्योंकि अगर उचित दूरी नहीं होगी तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, 2 पौधे एक दूसरे के अंदर घुस के रह जाएंगे और उससे क्या होगा? उनको ना तो अच्छी सनलाइट मिलेगी और ना ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ओवर क्राउडिंग से भी ये हमें बचाता है। ठीक है, पौधे को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखता है। आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी क्या होता है, कई जो पौधे होते हैं या फिर जो फसल के आपके
प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है। किससे बचने के लिए? ओवर क्राउडिंग से, क्योंकि कई पौधे एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, ठीक है, और उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही होता है, ठीक है, क्योंकि पौधे को बराबर अच्छे से क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी और ना ही पानी मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, पढ़ते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं? किसकी फॉर्म में होते हैं? पोषक तत्वों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पौधा काफी स्वस्थ होता है, उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, उसकी जो वृद्धि होती है वो काफी हेल्दी होती है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि खाद और उर्वरक। आपको पता होना चाहिए खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। जो खाद होता है वो प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, और जो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, ये कैसे तैयार किया जाता है? कृत्रिम रूप से। वो प्राकृतिक रूप से, और जो फर्टिलाइजर ये कृत्रिम रूप से। हम अब आगे पढ़ते हैं। सोयल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो सोयल है, मिट्टी है, उससे क्या मिलता है पौधों को, फसल को? मिनरल्स, ठीक है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जरूरी है किसके लिए? पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कि कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे किसान क्या करते हैं कि एक फसल के जस्ट बाद दूसरी फसल उगा देते हैं उसी खेत के अंदर। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड है वो कुछ समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता, यानी कि खाली नहीं रहता। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो सोचो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, यानी कि अगर हम एक खेत पे लगातार फसल उगाते रहेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खेत के, वो कहाँ चले जाएंगे? वो तो पौधा यूज कर लेगा, प्लांट यूज कर लेगा ना उसको। तो उस मिट्टी के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा? जो फसल होगी नेक्स्ट फसल या फिर उससे आगे वाली फसल, ऐसे करते करते वो कमजोर होती जाएगी और वो भूमि काफी कमजोर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके अंदर अब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। की अगर हम लगातार किसी फसल को उगाते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं वैसे भी। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। इसलिए जो किसानों को क्या डालना पड़ता है? खाद डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर नए न्यूट्रिएंट्स आ सकें, नए पोषक तत्व मिट्टी के अंदर आ सकें और फसल काफी अच्छी हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। ये बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन की व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग, ठीक है, कि मैन्योरिंग प्रोसेस क्या है। आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर अच्छे ढंग से और हमने उसके अंदर मैन्योरिंग नहीं की है, यानी कि अच्छे से खाद नहीं डाली है, कहीं किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में हमने ज्यादा डाल दी, किसी क्षेत्र में हमने कम डाल दी, उससे क्या होगा? आपके जो पौधे हैं वो काफी वीक होंगे, या फिर एक खेत के अंदर कहीं तो आपकी फसल काफी अच्छी होगी और कहीं पे आपकी फसल काफी वीक होगी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर हमें मैन्योरिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो मैन्योरिंग है वो काफी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, खेत में एक समान तरीके से होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। कि जो मैन्योर है वो खाद है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किससे प्राप्त होता है? हमें किसके डिकम्पोजिशन से? पौधे या फिर जो एनिमल का वेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि गोबर होता है,
उससे हमें प्राप्त होता है खाद, ठीक है, यानी कि गलने सड़ने से, ठीक है, उसके जो एनिमल वेस्ट है यानी कि गोबर के गलने सड़ने से हमें मैन्योर खाद हमें प्राप्त होता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। के जो किसान होते हैं वो जो एनिमल और या फिर पौधे का जो वेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो गोबर होता है उसको खुले में डाल देते हैं और उसको किस खुले में क्यों डालते हैं, ताकि वो डिकम्पोज उसके गल सड़ सके, ठीक है, अच्छे से। द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो डिकम्पोजिशन है यानी कि जो खाद है वो गलता सड़ता किसकी वजह से है, ये काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो इस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है, पदार्थ है, गला सड़ा पदार्थ, यही हम यूज में लेते हैं, ठीक है, किसके यूज में, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद बनाने के यूज में। अब आगे पढ़ते हैं। तो बेटा आज हम यहीं पे अपना लेसन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जितना आपका बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना भूलना नहीं है, ठीक है। बाय।